प्रधानमंत्री ने जो हमें दिया ना, उसी परिवार के नाते, उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना उस दिन जंतर मंतर पे ही मरेंगे। उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं। नमस्कार, जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत और इस वक्त आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। और स्ट्रेट टॉक में आज बात खेल संघों के दागी होने की शर्म की। खेलों में शोषण और खेल संगठनों में यौन अत्याचारों का पर्दाफाश होना एक गंभीर मसला है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में मेडल जीत चुके पहलवान विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती संघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस तरह के आरोप लगाए वो काफी सीरियस हैं, शर्म और लज्जाजनक हैं और गहन जांच कराए जाने की अपेक्षा रखते हैं। महिला पहलवानों के साथ ये कैसे और क्यों हुआ, इसकी सच्चाई के उजागर होने से पहले इन तमाम खिलाड़ियों को भारतीय कुश्ती संघ के अंदर या खेल मंत्रालय के बनाए ढांचे में कहीं भी अपनी बात पर सुनवाई का भरोसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया है और वो अपनी मांगों के साथ एक बार फिर से जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर हो गए। स्टेडियम पोडियम में होना चाहिए, लेकिन ये बैठे हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने। मैं आज की चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी को फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहती हूं। 2.5 से 3 महीने पहले की बात है। सबसे पहले 18 जनवरी 2023 को सुबह करीब 11:30 बजे ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक करीब 30 बड़े पहलवानों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कुश्ती संघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। नेशनल कैंप में कोच सहित फेडरेशन के अन्य लोगों पर जान से मारने की धमकी देने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, जो बीजेपी से सांसद भी हैं, उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई आधार नहीं। इसके बाद शाम में खेल मंत्रालय ने ब्रजभूषण को 72 घंटे में आरोपों पर जवाब देने के लिए कहा। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग ने भी खेल मंत्रालय को नोटिस जारी करके FIR दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद रात में प्रोटेस्टर्स और सभी लोग घटनास्थल से चले गए। अगली सुबह 19 जनवरी को पहलवान फिर धरने पर बैठ गए और इसके बाद पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने भी पहलवानों से मुलाकात की और भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनकी मांगी मानी जाएंगी। इसके बाद पहलवान, FIR और भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई। 19 जनवरी को ही रात में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विरोध कर रहे पहलवानों से अपने घर पर मुलाकात की। इसमें क्या रहा, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन यह मीटिंग देर रात तक चलती रही। इसके बाद पहलवानों ने अपनी 4 मांगे सामने रखी। वो मांगे क्या थी? यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति हो, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा, भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग किया जाए, कुश्ती महासंघ को चलाने के लिए पहलवानों के परामर्श से एक नई समिति का नियुक्तिकरण हो। फिर इसी दिन ब्रजभूषण ने जानकारी दी कि वो दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर जानकारी आई कि शाम 4 बजे करेंगे, लेकिन रात तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 20 जनवरी को यानी कि अगले दिन भारतीय ओलंपिक समिति ने आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया और उसमें योगेश्वर दत्त, अलकनंदा अशोक, मैरी कॉम, सहदेव यादव, डोला बनर्जी, श्लोक चंद्रा और तलीशा रे शामिल रहे। ये कमेटी 8 से 10 दिन में आरोपों की जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है उसे जमा करनी थी। 20 से 21 जनवरी की रात में खेल मंत्रालय से पूरी जांच और एक्शन का आश्वासन मिलने के बाद पहलवानों का अपना विरोध खत्म करने की घोषणा कर दी गई। 21 जनवरी को दिन में कुश्ती महासंघ ने खेल मंत्रालय को आरोपों पर अपना जवाब भेजा, जिसमें आरोपों को नकारा गया और अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई गई। इसी लेटर में कुश्ती महासंघ ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी पहलवानों का धरना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपने आरोपों को हवा देने का तरीका निश्चित रूप से निहित स्वार्थ के लिए गहरे और बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। आज 3 पक्षों से सवाल फिर वही जो आज से इसी प्रोग्राम के माध्यम से हमने
किया था और वो पहला सवाल है कुश्ती संघ से। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के बारे में खबर आई कि वो 20 जनवरी को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर खबर आई 4 बजे करेंगे, फिर 5 बजे और आखिर में उनके बेटे ने सामने आकर कह डाला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगी और वो मीडिया के सामने तब आएंगे जब 22 तारीख को मीटिंग हो जाएगी। इतनी गफलत क्यों? जैसा कि दावा था कि सारे आरोप बेबुनियाद है, तो फिर सामने आकर बातचीत करने में आखिर दिक्कत क्या थी? हिडन स्टोरी क्या है? दूसरा, प्रदर्शनकारी पहलवानों की बात। पहलवानों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए, ऐसे आरोप जिससे किसी भी बच्चे का मन कुश्ती में जाने का नहीं करेगा। ये दरअसल भारत में कुश्ती के भविष्य को मुसीबत में डाल सकता है या शायद डाल रहा है। फिर उन्होंने अचानक प्रदर्शन खत्म करने की सहमति कैसे दे दी? वो कह रहे थे कि जब तक बृजभूषण इस्तीफा नहीं देते तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक फेडरेशन को भंग नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बृजभूषण ने इस्तीफा तो दूर, उसे सस्पेंड तक नहीं किया गया। फिर सिर्फ आश्वासन पर पहलवान कैसे मान गए? हालांकि एक बार फिर से इसी मांग को लेकर वो फिर से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि कुश्ती महासंघ ने खेल मंत्रालय को जो जवाब दिया उसमें सभी आरोपों को उन्होंने खारिज किया। पहलवानों ने कहा था कि वो मामला दर्ज कराएंगे, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक? अगर सर्वाइवर लड़कियों को सामने नहीं लाना चाहते थे तो कानून में इसका प्रावधान भी है। तीसरी बात सरकार की भी करेंगे। इस पूरे एपिसोड के दौरान खुलकर सामने जो बात आनी चाहिए थी वो आई नहीं। खुलकर उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। खिलाड़ियों से क्या बातें हुई ये अभी तक बताया नहीं गया। रिपोर्ट जो समिति ने बनाई उसे अभी तक सार्वजनिक किया नहीं गया। माना यह भी गया है कि जो 8 से 10 लोग शामिल थे उसमें एक की सहमति नहीं थी, तो फिर रिपोर्ट को कैसे जो है सबमिट करवा दिया गया। तो यह नहीं बताया गया कि क्या यह कह देना काफी है कि बृजभूषण कुश्ती महासंघ के काम से जांच पूरी होने तक दूर रहेंगे? क्या इतना सिर्फ काफी है? पिछले 1 डेकेड से बृजभूषण का फेडरेशन पर आधिपत्य है, उनका पोजीशन है। ऐसे में निष्पक्ष जांच होगी, इसकी आगे भी क्या गारंटी है? शनिवार 21 जनवरी को सुबह ऐलान हुआ कि बृजभूषण फेडरेशन के कामकाज से दूर रहेंगे। दोपहर को खबर क्या आती है कि गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जी हां, 3 दिवसीय ओपन सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती महा चैंपियनशिप, इसका उद्घाटन होगा। और ये जानते हैं उद्घाटन किसने किया? बृजभूषण ने किया। तो ये पूरा जो एपिसोड है वो आज का रहा। और एक बार फिर से जिन खिलाड़ियों को हमें स्टेडियम्स में देखना चाहिए, प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहिए, पोडियम में देखना चाहिए, वो आज जंतर मंतर पर फिर से प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर आज सार्थक चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। लेकिन ब्रेक पर से जाने से पहले जो सवाल हैं हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी रखेंगे, ताकि हमारे दर्शक भी उन सवालों पर प्रोग्राम के अंत में दी गई ईमेल आईडीज पर अपने विचार, फीडबैक और प्रोग्राम को लेकर सजेशन हमें शेयर कर सकें, ईमेल हमें कर सकें। तो ये तमाम सवाल जो हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। उन पर आप प्रोग्राम के अंत में नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर हमें जरूर लिखें। तो आज खेल संघों के दागी होने की शर्म पर हम आगे बात करेंगे। जिन खिलाड़ियों को स्टेडियम में होना चाहिए वो मजबूर होकर जंतर मंतर पर आज क्यों बैठे हैं? कुश्ती महासंघ का ये मामला, जिसमें वहां के तमाम कोचेस और उसके चीफ बृजभूषण पर निष्पक्ष जांच की जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन आगे क्या इसकी कोई गारंटी है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि अभी तक इन 2.5 से 3 महीनों के बीच में जो कुछ हुआ है उसमें लग तो नहीं रहा है कि इस मामले पर कुछ गंभीरता देखी जा रही है। लेकिन हाँ, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जो गया है उस पर से अब एक उम्मीद की जो किरण है वो इन पहलवानों को जरूर जो है नजर आ रही है। देखिए, सरकार तो चुप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि मामला गंभीर है तो इसके अपने अलग मायने होते हैं। हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार को ये मामला इतना गंभीर क्यों नहीं लग रहा है। बीच की जो कहानी है वो क्यों एक बंद लिफाफे में कैद कर दी गई है, वो भी तब जब उस समिति में बैठे जो मेंबर्स थे उसमें एक की जो है सहमति नहीं थी, उसने साइन उस पर रिपोर्ट पे नहीं की है। रिपोर्ट जो है वो अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है? रिपोर्ट में है क्या? यही बात जो है पहलवानों को पता नहीं है और यही वजह है कि एक बार फिर से वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ बदलावों के साथ कि लास्ट टाइम उन्होंने अपने मंच पर राजनीति से जुड़े हुए चेहरों को
कहीं परमिशन नहीं दी थी, लेकिन इस बार वो सबका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे लगता है कि सरकार के खिलाफ पूरे आर पार के मूड में हैं इस वक्त रेसलर्स। लेकिन ये मामला माना जा रहा है कि एक राजनीतिक मसला भी है। हम उसे भी आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब ये एक राजनीतिक मसला भी बन चुका है, क्योंकि बात हरियाणा यूपी की सामने आ रही है। सो एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। जुड़े रहें हमारे साथ। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पहलवान पर अब ये पहलवान देश की राजधानी दिल्ली में धरने पर हैं। 3 महीने पहले 19 जनवरी के स्ट्रेट टॉक शो की शुरुआत भी हमने ऐसी ही की थी। आज फिर से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहलवान कह रहे हैं कि उन्हें दिया गया आश्वासन पूरा नहीं हुआ और इस बार वो तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने वाले ये पहलवान धरने पर क्यों बैठे हैं, ये समझने के लिए हमें चलना होगा 3 महीने पीछे। और वो जो कहानी हमने आपके समक्ष ब्रेक में जाने से पहले रखी, लेकिन अब बारी है आगे की कहानी की। और इसी कहानी को समझने के लिए आज हमारे साथ पूर्व जर्नलिस्ट महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हरियाणा की सरजमीन से जुड़े हुए हैं, तो वहां की जमीन से जुड़ी हर खबर पर उनका नजरिया जो है वो काफी स्पष्ट, साफ और बेबाक भी है। लेट्स वेलकम हिम फर्स्ट। महेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू सो मच। महेंद्र जी, भारत के लिए कुश्ती देखिए एक ऐसा खेल है जो चाहे ओलंपिक हो या राष्ट्रमंडल खेल, सबसे अधिक पदक जो है वो यही लेकर आता है, यहाँ के खिलाड़ी लेकर आते हैं और देश का मान सम्मान इसी से बढ़ता है। और क्योंकि इसी खेल ने जो है वो दुनिया में भारतीय खेलों का परचम भी लहराया, भारत के खेलों को एक कहें जो जीवंतता है और उसकी जो अस्मिता है उसको एक उन्होंने न्यू हाइट दी है, एक लेवल दिया है। और इसके जो खिलाड़ी हैं वो अपने जुनून के बल पर विजयी होते रहे हैं। तो इस तरह से दुनिया भर में भारतीय पहलवानों ने देश का जो खेल ध्वज, उसका जो गौरव है उसे ऊंचा किया है। तो ऐसे में अगर WFI कुश्ती महासंघ के चीफ और उसके कोचेस पर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लग रहा है, तो इससे दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है। ये एक बदनुमा दाग है, एक बड़ी त्रासद स्थिति है, शर्म का विषय है। निश्चित तौर पर, और ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि हमारे देश में सियासत के सामने सब कुछ हार जाता है। आप देखिए कि दुनिया का ऐसा कोई बड़ा पदक नहीं है जो इन खिलाड़ियों ने ना जीता हो, देश का ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है जो इन खिलाड़ियों को ना मिला हो। बावजूद इसके इन लोगों को एक मामले में जांच की मांग को लेकर इस तरह से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जिन खिलाड़ियों को कुछ दिन पहले तक जो पूरा देश है पलकों पर बैठा रहा था, अब सरकार ने उनको सड़कों पर बैठा दिया है। अब बार बार कह रहे हैं कि जिनको मैट पर होना चाहिए था, मैदान में होना चाहिए था, वहां प्रदर्शन करना चाहिए था, उनको जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और मांग बड़ी सीधी सी है कि कम से कम किसी मामले की आप निष्पक्ष जांच तो करवाइए। पिछली बार आपको याद होगा जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो बार बार यही कहा जा रहा था कि क्यों नहीं पुलिस के पास जाते, क्योंकि ये तो पुलिस का मामला बनता है, क्यों नहीं कोर्ट के पास जाते, क्योंकि ये तो क्रिमिनल केस बनता है। अब जब ये लोग पहले पुलिस के पास गए, 7 लड़कियों ने लिखित पुलिस में शिकायत दी, 48 घंटे तक जब उस शिकायत के ऊपर कोई FIR नहीं हुई तो मजबूरी में आके इन लोगों को जंतर मंतर के ऊपर दोबारा बैठना पड़ा, क्योंकि इनको एक हिंट मिल गया कि कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि देखिए ऐसे मामले में जब भी कोई ऐसी कोई शिकायत आती है तो सबसे पहला पुलिस का काम ये होता है FIR करे, FIR नहीं की जा रही। यस विनेश फोगाट हो, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने जो बात कही है कि जनप्रतिनिधि ऐसे घृणित और शर्मनाक काम करने की हिम्मत जो है वो आखिर कर कैसे लेते हैं, और उसके बाद जो कुछ उनकी ओर से कोशिश की जाती है कि FIR दर्ज हो, लेकिन उन सब में भी उन्हें जो है वो सफलता हासिल नहीं होती है। विनेश फोगाट हो, महेंद्र जी, या साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया या रवि दहिया, ये कहीं ना 4 ऐसे और इनके जैसे और सैकड़ों पहलवानों को ट्रेनिंग करके दूसरे देशों के पहलवानों से जीतना था निश्चित तौर पर, लेकिन देश के लिए और मेडल जीतने थे, नए पहलवान तैयार करने थे, लेकिन महीनों से वो अपनी ही फेडरेशन और सरकार से आज कुश्ती इस तरीके से लड़ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है देश का। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बात सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासकीय मामलों की नहीं है, इस मामले में यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न के आरोप भी हैं। अब
पुलिस के एफआईआर ना दर्ज करने के आरोप हैं, आवाज उठाने पर धमकी दे जाने के आरोप हैं। देश के नामी खिलाड़ी अगर खेलने की जगह ऐसे प्रदर्शन को ही मजबूर हो जाए तो फिर तो ये सामूहिक चिंता की जरूरत है। लेकिन ये चिंता जो है वो सरकार के बल पर हमें नजर ही नहीं आ रही है, सरकार के माथे पर नजर ही नहीं आ रही है। इसमें दो चीजें हैं। कमाल की बात यह है कि ये लड़ाई कुश्ती महासंघ के जो पदाधिकारी है उनके खिलाफ बार बार खिलाड़ियों ने कहा, जो बृजभूषण शरण सिंह है उनके खिलाफ बार बार कहा। लेकिन ये कमाल की बात हो रही है कि सरकार इस लड़ाई को अपने खिलाफ दिखाने की कोशिश कर रही है। लगातार जो सरकार के समर्थक है वो इन खिलाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं। पिछली बार आपने कहा कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की थी सरकार ने, किसी भी तरह की कोई जांच की बात नहीं थी कि कोई कार्रवाई हो जाएगी बृजभूषण की, उनको पद से भी नहीं हटाया गया था। बावजूद इसके इन खिलाड़ियों ने सरकार के ऊपर भरोसा करते हुए अपना धरना वापस ले लिया था। तब तक ये लोग थाने नहीं गए थे, पुलिस के पास नहीं गए थे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि संघ के भीतर ही जो खेल बॉडीज हैं उसके भीतर ही इस मसले का समाधान होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके ये कमाल की बात है कि सरकार इस लड़ाई को अपने खिलाफ साबित करने की कोशिश कर रही है और अब ये हो भी रहा है धीरे धीरे। ये क्यों होता है हर बार? आप देखिएगा कि हरियाणा में खेल मंत्री के ऊपर एक महिला कोच ने आरोप लगाए, उसको भी सरकार ने अपने खिलाफ ले लिया। क्यों नहीं जांच हुई? और वो जो जांच कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट कहां है? इस मामले में भी 3 महीने हो गए हैं। किस किस से पूछताछ हुई, क्या पूछताछ हुई, उसका रिजल्ट क्या रहा? और जो आरोप लगाने वाले खिलाड़ी हैं उनसे तो बात तक नहीं हुई। कंप्लेनेंट जो है, ये जो धरने के ऊपर बैठे थे खिलाड़ी, इनसे बातचीत तक नहीं हुई। तो वो क्या जांच हुई होगी? और उसमें भी जो एक महिला खिलाड़ी और जो खुद बीजेपी की नेता है बबीता फोगाट, उन्होंने तो कैमरे के ऊपर आकर कह दिया है कि उन्हें तो रिपोर्ट तक नहीं पढ़ने दी गई। जबकि बबीता फोगाट वो नेता है या वो खिलाड़ी है जो बीजेपी की कट्टर समर्थक, बीजेपी की कट्टर नेताओं में से गिनी जाती है। बहुत बार उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया है जो हरियाणवी समाज, हरियाणा के लोगों के खिलाफ होता है, लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में होता है। वो भी उस कमेटी की जांच से, उस कमेटी में जो कुछ हुआ उससे संतुष्ट नहीं है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या सच में ही ये मान रही है कि ये लड़ाई सरकार के खिलाफ है? और कमाल की बात यह है कि बहुत सारे खिलाड़ी निश्चित तौर पर उसमें हरियाणा से हैं, लेकिन हरियाणा सरकार चुप्पी साधे हुए है। हम देख रहे हैं कि वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तो पहुंच रहे हैं खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं। वही मुख्यमंत्री जो कुछ दिन पहले तक इन्हीं खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए ललायित थे, प्रधानमंत्री जो विनेश फोगाट को अपनी बेटी बताते थे, इन खिलाड़ियों को अपने घर का सदस्य, अपना बेटा बेटी बताते थे, वो पूरे मामले के ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात पता है क्या है इस पूरे मामले में? ये खेलों का तो नुकसान है ही, एक ऐसा खेल जिसमें लड़कियां आगे आई हैं जी। पूरी दुनिया में लड़कियों ने देश का परचम लहराया है। एक बोल्ड जो गेम बोला जाता है, वो लड़कियां जंतर मंतर के ऊपर आकर कैमरे के ऊपर रो रही है। उसका क्या संदेश जा रहा होगा लड़कियों के बीच में, शायद मुझसे ज्यादा आप समझ सकती हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई बातों से जो है अग्री भी मैं कर रही हूं यहाँ पर कि लेकिन एक बात तो है, ये देखिए, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, जब पहले ये सवाल खड़े किए गए थे इन पहलवानों द्वारा, एक समिति बनाई जाती है और आश्वासन भी कई दिए जाते हैं, लेकिन उन आश्वासनों को आज हम देखें तो वो सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह गए हैं। अब जहां तक इस रिपोर्ट की बात है, क्योंकि ये देखिए ये पहला मामला नहीं है जो कुश्ती महासंघ को लेकर इस तरीके के ऐसे मामले जो है वो सामने आए हों। अगर हम 2003 की बात करें तो ऐसे ही विमेन क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसमें भी कई जो महिला क्रिकेटर्स थी उन्होंने अपने सचिव पर इस तरीके के आरोप लगाए थे और उस वक्त भी मामला जो है वो ऐसा ही रहा जैसे ठीक ठीक अभी ये मामला जो है हम कुश्ती महासंघ को लेकर देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उस खेल संघ के चीफ पर इस तरीके के आरोप लगाए गए हों। तो ये मामला जो है अपने आप में काफी गंभीर है और जो भी आपने महिला खिलाड़ियों की बात कही है, निश्चित तौर पर यही एक ऐसा खेल है जिसमें महिला खिलाड़ी जो है वो कुश्ती में आगे आई हैं और फिर तो हम यही समझे कि आने वाले वक्त में
जो और बच्चे जो हैं, खासकर जो लड़कियां हैं इस खेल में आगे आना चाहती हैं, उन्हें तो शायद फिर अब डर लगेगा कि वो आए भी या ना आए, क्योंकि खेल संघों पर इस तरीके के आरोप लगना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और कार्रवाई नाम मात्र कार्रवाई के लिए तो एक कदम आगे बढ़ने के लिए ही तैयार नहीं है सरकार। खिलाड़ी कह रहे हैं कि अब नार्को टेस्ट करवाओ ना, और सिर्फ उनका नहीं हमारा भी करवाओ। अगर हम दोषी हैं तो फिर हमें सजा देना, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे खिलाड़ी। और बार बार जो कहा जा रहा था कि उन खिलाड़ियों को सामने लेके आओ, वो खिलाड़ी तो पहुंच गई हैं थाने, उन्होंने तो लिखित में शिकायत दे दी है। और जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है, जो भी स्टोरी रहती है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, वो सेम रिपीट हो रहे हैं। कभी भी आप इस तरह के मामले को देखिएगा, वही होता है। बड़ी मजबूरी में आके महिला खिलाड़ी सामने आके इस तरह की बातें कर पाती हैं, बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। उसके बाद अगर वो थाने जाती है तो फिर एफआईआर नहीं होती है। फिर उनके ऊपर कल ये भी आरोप लगाया गया है बजरंग पुनिया और तमाम खिलाड़ियों की तरफ से कि जिन जिन खिलाड़ियों ने शिकायत दी थी उनके घरों तक पहुंच हो गई है। वो उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपनी शिकायत को वापिस लीजिए, जब इन लोगों का नाम उजागर नहीं किया गया है और उजागर होना भी नहीं चाहिए, बाकायदा कोर्ट की गाइडलाइंस है। तो कैसे उन लोगों को पता चला कि किन किन खिलाड़ियों ने शिकायत दी है? जी एफआईआर होने से पहले ही एफआईआर हो, उसके बाद अगर वो जांच का हिस्सा बने जो आरोपी हैं, तब उनको पता चले तो समझ में आता है। लेकिन आप तो एक कदम आगे भी नहीं बढ़ी है पुलिस, लेकिन उन लोगों को पता चल चुका है कि किन किन खिलाड़ियों ने शिकायत की है। जी बिल्कुल महेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सिर्फ जब एफआईआर दर्ज करवाई गई है तो पुलिस का भी यही कहना रहा कि ये सिर्फ अभी तक आरोप हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो उन्हीं पुलिस थानों में जहां जहां पर ये रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की गई, उन्हें भी अब नोटिस जारी किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि इस मामले में जो कुछ भी आगे डेवलपमेंट्स होंगी, निष्पक्ष जांच हो पाएगी? इस पर भी आगे चर्चा जो है हमारी जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। पिछली बार ओलंपिक में जब भारतीय महिला पहलवानों ने पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा किया था, तो शायद आपको भी याद होगा प्रधानमंत्री ने भी उस वक्त गर्व के साथ एक वादा किया था और उस वायदे में कहा था कि खिलाड़ियों को सुविधा के स्तर पर किसी भी तरह की कमी रहने नहीं दी जाएगी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि सुविधा के साथ साथ उनकी चारित्रिक सुरक्षा जो है वो अब ज्यादा जरूरी हो गई है। एक जर्नलिस्ट महेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, बृजभूषण शरण सिंह के खेमे का इस मामले पर कहना है, पहले भी यही कहना था, अभी उनका यही कहना है कि ये जो सब कुछ है उन्हें हटाने के लिए किया जा रहा है। पूरी तरीके से ये एक राजनीति का मामला है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ये लड़ाई है, सारी जो लॉबिंग ही इसी वजह से हो रही है ताकि बृजभूषण शरण सिंह को हटाकर हरियाणा के खेमे से किसी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि महेंद्र जी, यही जो सवाल था, यही जो बात थी, वो पिछली बार भी काफी जोरों शोरों से उठी थी। हम इसे कैसे समझें? क्या वाकई ये पूरा एक राजनीतिक मसला बनकर रह चुका है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच बीच का? सबसे पहली बात तो आप है ना, ये जो आरोप लगाए गए हैं खिलाड़ियों द्वारा, इनको एक वक्त के लिए साइड कर दीजिए। ठीक, मेरे ख्याल से बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा लेने के लिए या खेल संस्थाओं से ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को अलग करने के लिए इससे वैलिड रीजन कोई हो ही नहीं सकता। आप देखिए कि अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए वो क्षेत्रवाद का कार्ड भी खेल रहे हैं, वो जातिवाद का कार्ड भी खेल रहे हैं, और वो हरियाणा वर्सेस यूपी भी इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे देश का जो कुश्ती महासंघ है उसके अध्यक्ष हैं। उनके लिए ये हरियाणा यूपी ये शब्दावली ही नहीं होनी चाहिए उनकी। उनके लिए कौन खिलाड़ी कौन सी जाति का है, उनको इसके ऊपर गौर भी नहीं करना चाहिए। अगर वो इस मानसिकता से इस कुश्ती महासंघ को चला रहे हैं तो पहला वैलिड रीजन तो ये है कि उनको इससे दूर हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हाँ, ये सच्चाई है कि हरियाणा के खिलाड़ी इसमें ज्यादा हैं, लेकिन जब आप मेडल तालिका देखते हैं उसमें भी तो हरियाणा के खिलाड़ी ज्यादा होते हैं, तब तो नहीं कहा जाता कि हरियाणा के खिलाड़ी क्यों बोल रहे हैं। और एक और बात कि राजनीति हो रही है। जो बृजभूषण शरण सिंह हैं वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, क्या ये राजनीति की वजह से नहीं है?
वो कौन से ओलंपिक में मेडल जीत के आए हैं, कौन से ओलंपिक में किस पहलवान को पटकनी उन्होंने दी है, कौन से ओलंपिक में उन्होंने भाला फेंका है, वो क्या है? पॉलिटिशियन है ना। राजनीति की वजह से वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो खिलाड़ी हैं, ये बड़े बड़े मेडल जीत के आए हैं, इन लोगों को कुछ सुविधाएं मिली हैं, ये भी राजनीति की वजह से, क्योंकि हरियाणा में एक टाइम पर ऐसी राजनीति होती थी, खिलाड़ियों के मान सम्मान की, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की, उनको सुविधाएं देने की, ये राजनीति होती थी। इसकी वजह से हरियाणा में बहुत सारे खिलाड़ी पैदा हुए, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हुए? और बहुत सारे विकास के मॉडल पूरे देश को दिखाए गए, जिन विकास के मॉडल के ऊपर चढ़कर देश में प्रधानमंत्री भी बने, उन राज्यों में क्यों नहीं खिलाड़ी पैदा हुए? क्योंकि वहां पर खिलाड़ियों के सम्मान की राजनीति नहीं हुई। और राजनीति तो निश्चित तौर पर इस देश का अंतिम सत्य है, क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक लोकतांत्रिक देश है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि तो राजनीति हो रही है, ये तो कमाल की बात है। अगर इस देश में राजनीति नहीं होगी तो किस देश में राजनीति होगी? कुश्ती महासंघ क्या है, किस तरीके से बनता है, कौन पदाधिकारी बनते हैं, क्या ये राजनीति तय नहीं करती? खिलाड़ी कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, उनको कोई सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कौन तय करता है? ये राजनीति तय करती है। आप छोड़िए खेलों को, आपके घरों में क्या सुविधा होगी, आपके घर में कैसा पानी आएगा, कैसी बिजली आएगी, पानी आएगा भी या नहीं आएगा, आपके स्कूल कैसे होंगे, आपके हॉस्पिटल कैसे होंगे, यहां तक कि आपकी सोच कैसी होगी, ये सब इस देश में राजनीति तय करती है। तो ऐसे देश में इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और ये गलती पिछली बार की थी खिलाड़ियों ने कि हम राजनीतिक लोगों को ऐसे मंच से दूर रखेंगे। कैसे दूर रख सकते हैं आप किसी भी मसले से राजनीतिक को या राजनीतिक लोगों को? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है या उनका अधिकार नहीं है किसी भी मसले के ऊपर बोलने का? बिल्कुल अधिकार है। और निश्चित तौर पर हम तो कहते हैं कि राजनीति होनी चाहिए। अगर इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर, खिलाड़ियों के सम्मान के ऊपर, महिलाओं के अस्मत के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, खेल पर उनमें संस्थाओं में क्या कुछ हो रहा है, ऐसे मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होगी तो फिर राजनीति होने ही नहीं चाहिए इस देश में। हम कोई पाकिस्तान नहीं है जहां पर सेना तय करेगी, या फिर हम लोग कोई कोरिया नहीं है या रूस नहीं है कि सरकार ही सब कुछ होती है, राजनीति कुछ नहीं होती है। पर वही बात है ना, हाँ बिल्कुल, राजनीति में राजनीति हो तो चलिए इसे हम मानते हैं, लेकिन अगर बाकी दूसरे मामलों में भी, इस तरीके के मामलों में सिर्फ मसला राजनीतिक होकर रह जाए तो ऐसे तो फिर नहीं चलेगा ना, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। आप बृजभूषण शरण सिंह की बात महेंद्र जी आप यहाँ पे आपने की है, देखिए क्योंकि उन्होंने कभी कोई मेडल तो नहीं जीता, कहीं उन्होंने कोई भाला तो नहीं फेंका, ये आपने बातें रखी हैं। ये जब हम इनकी बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की, ये काफी लंबे अरसे से इसी संघ के अध्यक्ष हैं, मेरे ख्याल से 10 साल से भी ज्यादा, और उनके कार्यकाल के दौरान ही यदि कुश्ती जो प्रशिक्षक हैं उन पर भी यौन शोषण के कार्य में मदद करने के आरोप लगते हैं, तो डेफिनेटली महेंद्र जी निश्चित तौर पर इसका अर्थ तो यही निकलता है ना कि सिंह संघ को अपनी निजी संपत्ति आज समझ रहे हैं, जबकि वास्तव में कुश्ती संघ एक तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाने वाली संस्था है ना। तो वैसे भी ऐसे संघों संस्थाओं पर तो राजनेताओं को तो होना ही नहीं चाहिए, खेल प्रतिभाओं को विराजमान होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बहुत लंबे समय से इस देश में बहस चल रही है और निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि इस सरकार का मसला नहीं है। बहुत लंबे समय से, पहले की चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, फिर उससे पहले की एनडीए सरकार रही हो, और फिर उससे पहले की तमाम सरकारें रही, एक बड़ा चलन चल गया है कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होगी, चाहे बेशक ना हो, आप वहां पर क्रिकेट एसोसिएशंस का देख लीजिए, आप कुश्ती फेडरेशन को देख लीजिए, आप तीरंदाजी को देख लीजिए, फुटबॉल को देख लीजिए, हॉकी को देख लीजिए, जो अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं उनके हेड देख लीजिए, उसके संचालक देख लीजिए, कौन से लोग हैं? क्या राजनेता नहीं? कितने लंबे समय से इस बात पर बहस होती आई है कि ऐसी संस्थाओं से, खेल संस्थाओं से राजनीति को, राजनीतिज्ञों को अलग रहना चाहिए। जब उनके हेड ही राजनीतिज्ञ होंगे तो क्यों नहीं फिर ऐसे मसलों के ऊपर राजनीति होगी? अब आप एक बात बताइए कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, एफआईआर तक उनके ऊपर नहीं हो रही है, इसके पीछे राजनीति के अलावा क्या चीज है जी? क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी को या सरकार को ये सूट नहीं करता उनको, ये भी उनको नुकसान हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके अलावा क्या वजह है कि उनके ऊपर कार्रवाई करने से रोका जा रहा है?
अगर एक तरफ की तो राजनीति चलती रहे, उसको तो हम राजनीति का नाम नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष के नेता इन खिलाड़ियों का समर्थन करें, जबकि हर भारतीय का फर्ज है इनका समर्थन करना, इनके पक्ष में आवाज उठाना, क्योंकि पूरा देश झूमता है ना जब ये लोग मेडल लेकर आते हैं। बिल्कुल, पूरे देश को खुशी देते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई राजनीतिक टिप्पणी होती है तो फिर कह दिया जाए नहीं जी ये तो राजनीति हो रही है, ये राजनीति नहीं चलेगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने वाली राजनीति चलेगी, लेकिन खिलाड़ियों का समर्थन करने वाली राजनीति नहीं चलेगी। तो ये तो दोगलापन हो गया ना। हाँ बिल्कुल, सत्ता पक्ष के वो सांसद हैं और इसलिए खिलाड़ियों का भरोसा जो है वो आज इन पर नहीं बन पा रहा कि उनके खिलाफ आगे भी कोई जो है कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो पाएगी। इसलिए धरना उन्हें फिर से देना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, अपनी आवाज उठानी पड़ रही है। इसलिए पहलवानों ने कहा है कि अगर उन्हें चीफ पद से हटाया नहीं गया और कुश्ती महासंघ का जो पुनर्गठन जो है वो नहीं किया गया, जिसकी मांग वो पहले भी उठा रहे थे, तो उनके खिलाफ जो है वो प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ नहीं है। महेंद्र जी, यहां पर जब हम भाजपा की सरकार की बात करते हैं, जब ऐसे आरोप आते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि कई मामलों में गंभीरता से विचार किया भी गया है, तुरंत कार्रवाई भी हुई है, सख्त कार्रवाई भी होती रही है कई मामलों में। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह की जब बात आती है, इसके साथ भी ऐसा ही होगा? ये तो फिर एक सवाल ही बना हुआ है। फिर ऐसे में हम क्या, ये जो खिलाड़ी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें आश्वासन मिल रहा है, आगे इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी, फिर इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। दो मामले बड़े पैरेलल चल रहे हैं। एक हरियाणा में महिला कोच का मामला है। एक बात बताइए, कभी भी आप देखिएगा, ये कमाल की बात है, महिला कोच ने आरोप लगाया, क्या होना चाहिए था? जांच होनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं कि एक महिला कोच ने, एक महिला ने हमारे मंत्री के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए हैं। अगर मुख्यमंत्री ये स्टैंड ले लेता है, जांच से पहले ही ये कह देता है कि आरोप अनर्गल है, तो कौन सी जांच एजेंसी, कौन सी पुलिस की हिम्मत है जो मुख्यमंत्री को झूठा साबित कर दे और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर दे? इस मामले में भी ऐसा हो रहा है। आज खुलकर तो अब तक सरकार का कोई नेता इस तरह से नहीं आया है, लेकिन आप सरकार के जो तमाम समर्थक हैं उनके बयान देख लीजिए, उनकी स्टेटमेंट्स देख लीजिए, उनके कमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए, तो निश्चित तौर पर नजर आता है कि नीचे ही नीचे इस सरकार ने एक तरह का स्टैंड ले लिया है ब्रिजभूषण शरण सिंह के पक्ष में। अगर सरकार उस तरफ खड़ी हो जाएगी तो कौन सी वो पुलिस है, कौन सी सीबीआई है, कौन सी जांच एजेंसी है जो उनके ऊपर आरोपों को सच साबित कर देगी? अगर सरकार ही अपना एक पक्ष लेकर खड़ी हो जाएगी तो किसके साथ न्याय हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये बार बार क्यों हो रहा है, ये और ज्यादा गंभीर विषय है। कठुआ में अगर किसी बच्ची के साथ रेप होता है तो आरोपियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल दी जाती है। जी, भूले नहीं है। बिल्कुल, सेंगर के पक्ष में तिरंगा यात्राएं निकाल दी जाती है। कौन सी पार्टी के लोग हैं? इन खिलाड़ियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकालने वाला कोई क्यों नहीं आता? क्या हरियाणा की जो महिला कोच है उसके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालने वाला कोई क्यों नहीं? जी महेंद्र जी, बिल्कुल, ये काफी अहम सवाल, लेकिन वही दुर्भाग्य की ये सवाल अब तक सवाल, और जब बात हर मामले पर सिर्फ ऐसी राजनीति ही होती रहेगी, अलग अलग लॉबीज बननी शुरू हो जाएंगी, तो मामला का निपटान जो है वो कभी हो नहीं सकेगा। महेंद्र जी, और थोड़े से ब्रेक के लिए यहाँ पे हमें रुकना है, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, जुड़े रहें आप भी हमारे साथ प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और स्वागत हम इसी के साथ महेंद्र जी का भी करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर दुनिया में मजबूती देने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की आज बात लगातार हो रही है, और जब ऐसे अत्याचार, अन्याय, यौन शोषण के शिकार वो हो सकते हैं तो उभरते हैं खिलाड़ियों के साथ क्या क्या होता होगा। संघों के चरित्र और साख पर जो है वो गंभीर दाग लगा है, और ऐसा पहली बार ये दाग नहीं लगा है। हमारे व्यूअर्स भी ये जानते होंगे कि पहले हॉकी संघ में ऐसे आरोप लग चुके हैं। महिला क्रिकेट एसोसिएशन की बात हमने पहले की, एक लॉन टेनिस खिलाड़ी के यौन शोषण और फिर खुदकुशी को लेकर भी उसके संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगे। खेल प्रशिक्षकों पर तो महिला खिलाड़ियों को बहला फुसलाकर यौन शोषण करने के आरोप लगते रहे, पर संघ के चीफ पर इस तरीके से, वो भी बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर शामिल होने का आरोप पहली बार लगा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। महेंद्र जी, अब ये क्योंकि प्रोग्राम का जैसे जैसे अभी कहें हम एक एज पर पहुंच रहे हैं, जाते जाते मैं जो बात है उस रिपोर्ट पर भी करना चाहूंगी। देखिए, इस वक्त इस मामले पर देश दुनिया के तमाम लोगों की जो नजरें हैं इस वक्त टिकी हैं, क्योंकि दो दावे हैं यहाँ पर। एक तरफ ब्रिजभूषण का खेमा
उनके जो समर्थक लगातार कह रहे हैं कि आरोप जो है वो निराधार हैं। दूसरा जो दावा है इन खिलाड़ियों का और उनके समर्थकों का, उनके खेल प्रेमियों का, वो भी खुद के सही होने का जो दावा है वो कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसे मामलों को राजनीतिक तौर पर दबा दिया जाता है। क्या इस मामले के साथ भी कुछ ऐसा होगा या फिर कोई निष्पक्ष कार्रवाई हो सकती है? आगे की जो एक तस्वीर है वो क्या हो सकती है? अब आगे क्या होगा इस मामले में, क्या कहता है इस पर आपका नजरिया? मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो ये कि सरकार को अगर अकल आए, सरकार को ये समझ में आए कि ये जो आंदोलन है, ये जो धरना प्रदर्शन है, ये सरकार के खिलाफ नहीं है। कुश्ती महासंघ में जो कुछ हो रहा है, बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से कुश्ती महासंघ को चला रहे हैं, उनके खिलाफ है। अगर सरकार को ये अक्ल आ जाए, इतना समझ में आ जाए, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कार्रवाई हो, कोई ऐसी जांच हो जिससे ये खिलाड़ी भी संतुष्ट हो और खेल के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार को अक्ल नहीं आती है तो सरकार को तभी अक्ल आएगी, जांच एजेंसी तभी आगे बढ़ेंगी जब सरकार को ये लगेगा, बीजेपी को ये लगेगा कि इसकी वजह से उसको राजनीतिक नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में, फिर मैं कह रहा हूं, अंतिम सत्य राजनीति ही है। राजनीतिक जो गुणा भाग है, राजनीतिक जो गुणा जोड़ है, उसके हिसाब से ही फैसले लिए जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा हो रहा है। जब सरकार को यह लगेगा कि नहीं, इसकी वजह से तो राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है, प्रधानमंत्री की छवि बिगड़ रही है, या बीजेपी का वोट बैंक कहीं ना कहीं से खिसक रहा है, या फिर महिलाओं के अंदर गलत संदेश जा रहा है, तो शायद सरकार को अक्ल आ सकती है, तो ही कुछ हो सकता है। वरना तो जस्टिस स्थिति होना ही नहीं चाहिए था। ये खिलाड़ी 3 महीने से खेल मंत्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कमेटी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा। ओके, एक और बात जो है, जो कई सोशल मीडिया पर भी जो है कई यूजर्स ने ये सवाल उठाया कि रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट को तो अभी तक सार्वजनिक किया ही नहीं गया है, तो फिर इंतजार का इंतजार ही रहेगा? क्या वाकई खिलाड़ियों को भी उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था? ये शायद 1 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन 3 महीने हो गए हैं लगभग, अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? एक चीज। दूसरा, पता चल जाता है कि किस तरीके की कार्रवाई हो रही होगी। जिन खिलाड़ियों ने इनिशिएटिव लिया, जो विशल ब्लोअर थे, उनसे बात ही नहीं की गई, तो क्या हो रहा होगा उस जांच में? और उसके बाद फिर जो जांच समिति के एक सदस्य हैं, खुद भाजपा नेता हैं, पहले खिलाड़ी रही हैं, उनको रिपोर्ट तक नहीं पढ़ने दी गई, फिर उनका साइन करवा लिया गया। तो ये अगर रिपोर्ट सार्वजनिक हो भी जाती है तो इसमें क्या होगा, इसके बारे में तो सभी को समझ में आता है ना। बिल्कुल। फिर आगे हम क्या कहें कि ये जो फिर विवाद है, पहला तो ये विवाद बनकर ही रह जाएगा और शायद राजनीतिक दबाव में शायद ये दबकर रह जाए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट भी आगे कितनी देर तक चलेगा। हालांकि अब जो वो कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, अब वो तो वहां से हटने वाले नहीं है। फिर ऐसे तो कहीं और खेलों के साथ साथ जब हम कुश्ती महासंघ की भी बात करते हैं, जब महिला खिलाड़ी भी अब निरंतर आगे आ रही हैं इस मामले में, तो फिर क्या आपको लगता है कि इन खेल संघों पर, चाहे वो बात कुश्ती की हो, चाहे वो बात क्रिकेट की हो, चाहे वो और गेम्स की हो, इन संघों पर जो है नुकसान जो है वो निरंतर पहुंच रहा है और कुश्ती महासंघ ये भी आने वाले वक्त में ये बड़ा नुकसान जो है इसको पहुंचाएगा, या शुरू हो चुका है? ये बिल्कुल। आप देखिए कि जिन खिलाड़ियों को हम सबसे मजबूत खिलाड़ी मानते हैं, जिनको सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हम लोग मानते हैं, वो अगर कैमरे के सामने आकर रो रही हैं, निराशा जाहिर कर रही हैं, निढाल नजर आ रही हैं, तो क्या असर जाता होगा तमाम खिलाड़ियों के जहन में, क्या उनके दिमाग में, या पूरे देश में लड़कियों के मन में क्या छवि बनती होगी खेलों में जाने वाली लड़कियों के बारे में, ये अपने आप में समझा जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये बात सरकार को समझ में आ रही है? क्या ये बात कुश्ती महासंघ को समझ में आ रही है? और ये सच में ही कोई नई बात नहीं है। इस तरह से इतने बड़े खिलाड़ी, हो सकता है पहली बार इस तरह से सवाल उठा रहे हो, लेकिन ये आरोप पहले लगते आए हैं। इस देश में ये बहुत लंबी बहस है कि जो राजनीतिक लोग हैं, जिनका खेलों में किसी तरह का कोई योगदान नहीं है, किसी तरह की कोई महारत नहीं है, वो क्यों कुश्ती महासंघ या खेल संस्थाओं के अध्यक्ष बनकर, हेड बनके, संचालक बनके बैठ जाते हैं? इनका क्या स्वार्थ होता है?
ये बार बार सवाल उठता है। अगर यहां से भी ये बहस थोड़ी आगे बढ़े तो ये पूरा का पूरा सिर्फ कुश्ती में नहीं, तमाम खेलों में इस बहस को आगे लेकर जाना चाहिए। और आप देखिएगा कि बहुत सारा मतलब है ना, एक एक खिलाड़ी की स्टेटमेंट के ऊपर, एक एक मामले के ऊपर जाए, वो शायद समझ में ना आए। पिछले दिनों एक मूवी आई थी मुक्काबाज, उसमें बड़ा मतलब बड़ी नेचुरल सी मूवी है, उसमें दिखाया गया है और लगभग आप समझ लीजिएगा, चाहे मूवी पूरी तरीके से जैसा होता है वैसी ना हो, लेकिन एक मोटा मोटा हिसाब हो जाता है कि जो छुटभइये नेता टाइप के लोग इन कुश्ती संघों के या फिर खेल संघों के अध्यक्ष बन जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, उनका प्रभाव इतना होता है कि वो किसी भी खिलाड़ी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, किसी भी टैलेंट को बर्बाद कर सकते हैं। उस मूवी में एक थोड़ा दिखाने की कोशिश हुई है और वो उत्तर प्रदेश के बारे में ही है। और अगर उत्तर प्रदेश में या ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह बहुत अच्छा ही चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बताएं ना अब तक कितने टैलेंट उन्होंने एक डेकेड के अंदर पैदा किए हैं, कितने मेडल लेकर आए हैं। आप ओलंपिक की बात कर लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लीजिए, एशियन गेम्स की बात कर लीजिए, या फिर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए या भी जो नेशनल गेम्स हुए उसमें देख लीजिए, क्यों हरियाणा के खिलाड़ियों का ही हमेशा दबदबा रहा है जी। तो वो दलील तो वहीं पर खारिज हो जाती है। वो यूपी के बारे में क्या कर रहे हैं, कितना यूपी की साइड ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल महेंद्र जी, आज इस चर्चा करने के बाद ना, मतलब ये जो बात जो है वो तमाम लोग भी कह रहे हैं कि जब मेडल्स जीतने की बात आती है तो तब एक देश हो जाता है, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आए तो क्यों ये सिर्फ मामला राजनीतिक हो जाता है और कहा जाता है कि जो राजनेता हैं वो खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति जो है वो करते नजर आते हैं। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। सो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है कहें इन खेल संघों में भी, जो इस तरीके के मामले जो हैं वो सामने ला देता है, और जो एक रियल टैलेंट भी है कई कबार वो भी पीछे रह जाता है। महेंद्र जी, आज इस चर्चा पर हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पहलुओं पर आज आपने बड़ी ही बारीकी से अपनी जो बातें हैं वो रखी हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी। लेकिन अंत में मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में तमाम ओलंपिक और जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें मेडल जीत चुके पहलवान उनके समर्थन में उतर आए हैं और उनका आक्रोश विरोध करना जायज है। खेत कभी झूठ नहीं बोलता, जो करेंगे वही गूंजेगा। इसलिए सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, जिसका असर खेल संगठनों पर होगा, राष्ट्र पर होगा। इसी के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही। नमस्कार।